नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। लोकसभा के बाद वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात 12 घंटे से ज्यादा लंबी की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में यह बिल 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। वक्फ संशोधन को लेकर बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री सहित तमाम नेताओं ने इस बिल को देश सुधार के लिए बड़ा कदम बताया, तो विपक्ष इस बिल को लेकर सरकार पर अभी भी हमलावर है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए इससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट। लंबी बहस के बाद पास हुआ खास सुधार के लिए बड़ा कदम। वक्फ बिल को लेकर कहीं खुशी कहीं गम। विपक्ष बोला संख्या के दम पर कराया पास। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा से पास होने के बाद अब राज्यसभा से भी पारित हो गया है। बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट दिया। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पीएम ने शुक्रवार सुबह एक्स पर लिखा कि ये कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और गरीब पसमानदा मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करेगा। इधर मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कानून में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी केंद्रित बदलाव बिल में दिखेंगे। इधर लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने पर भाजपा नेताओं ने खुशी जाहिर की। भाजपा नेताओं का कहना है कि इससे गरीब मुसलमानों और महिलाओं को उनका हक मिलेगा। ये केंद्र की मोदी सरकार का देश हित में बड़ा कदम है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी बिल को लेकर खुशी जाहिर की। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों की चिंता लेते हैं। उसी का परिणाम है कि वक्फ बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हुआ। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में हमारे बहुमत से बढ़कर भी ये लोगों ने समर्थन दिया। जिस प्रकार से देश भर में गरीब मुस्लिम लोगों ने जिस ढंग से स्वागत किया है, ये मान के चलता कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये धीरे धीरे विपक्षों की कली खुलती जा रही, जो केवल मुस्लिम वर्ग की भलाई की बात करते लेकिन व्यवहार में नहीं करते। वस्तुतः उनके शासनकाल में मुस्लिम समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति से लेकर सभी स्थितियों में निराशाजनक वातावरण रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास हुआ है, इसी प्रकार से वक्फ संपत्ति में भी मुस्लिम बंधुओं को ही अधिकार रहने वाला है और उनके माध्यम से उनके कल्याण के लिए, खासकर गरीब वर्ग के कल्याण के लिए, और ये जो अवैध कब्जे या अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं उनसे निराकरण करते हुए वक्फ संपत्ति का न्यायोचित तरीके से निर्धन से निर्धन व्यक्ति के हित के भलाई के लिए काम होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री का सभी वर्गों के कल्याण के लिए, खासकर मुस्लिम बंधुओं के कल्याण के लिए जो किया गया काम है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा लोकसभा और राज्यसभा के सभी मान्य सदस्यों को, जिनने समूची डिबेट में भाग लिया देर रात तक सभी पक्षों पर चर्चा करते हुए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। ये लोकतंत्र में विचारों का प्रवाह होना चाहिए, पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी अपनी बात कहने का सबको हक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से इस बात को अपने सभी सदस्यों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो सब जनता समझ चुकी है असलियत क्या थी। एक बार फिर कांग्रेस की कलाई खुली। मेरी अपनी ओर से बधाई। देखिए, जिस तरह से देश में वक्फ के नाम पर कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं ने संपत्तियों की बंदरबाट की थी, घपले घोटाले किए थे, उस कांग्रेस के तंत्र को समाप्त करने वाला वक्फ संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया है। अब देश में वक्फ के नाम पर जो बंदरबाट थी वो बंद हो जाएगी। इसका सबसे अधिक लाभ गरीब मुसलमानों को मिलेगा, जिनके नाम पर ये राजनीति हो रही थी। साथ ही धार्मिक संस्थानों के नाम पर देश की संपत्ति की जो लूट हो रही थी, उस पर भी रोक लगेगी। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति प्रभावित होती है, इसलिए कांग्रेस के नेता व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम देश के हित में है, मुस्लिमों के हित में है। ये आने वाले समय का एक ऐतिहासिक विधेयक साबित होगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इसे लेकर सियासत जारी है। वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के कई नेताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर सीधे आरोप लगाए और कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर बिल पास करवाया गया और ये हमेशा ठीक नहीं है। थी कि जो भी अनाधिकृत इंक्रोचमेंट है वो हटाएं, उन्होंने क्यों नहीं हटाए? ये बिल और ये जो अध्यक्ष है ना वक्फ बोर्ड के, ये बीजेपी के रखे हुए नेता हैं और ये वही बोलते हैं जो बीजेपी इनके मुंह में बात डाल देती है ना।
कोई भी इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट को हटाना है, जमीन देना है, प्लॉट आवंटित करना है, इसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का उन्होंने उपयोग क्यों नहीं किया। और आज जब ये बिल आया है तब राग अलाप रहे हैं, तब ऐसा बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोला। कुल मिलाकर वक्फ का संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है और अब कानून बनकर अमल में आएगा, लेकिन इसे लेकर जमकर सियासत जारी है। कहीं खुशी कहीं आक्रोश का माहौल है। हालांकि अब समय रहते पता चलेगा कि इस बिल को लेकर वास्तव में विपक्ष भ्रम फैला रहा है या फिर सरकार की मंशा क्या है। डेस्क रिपोर्ट DNN। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ योगेश गुप्ता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। योगेश जी, सबसे पहले आपसे सवाल, देखिए वक्फ बिल पास हो गया है, आखिरकार लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया ये बिल, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सृष्टि जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से केंद्रीय राजनीति में आए हैं तब से हमेशा से उनका एक टैग लाइन रही है। आपको आवाज आ रही है? जी जी योगेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नहीं, मुझे आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, जारी रखिए। देखिए सृष्टि जी, जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक टैग लाइन है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, निश्चित रूप से ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 का जो बिल पारित हुआ संसद के दोनों सदनों से, यह निश्चित रूप से मुस्लिम वर्ग के शोषित, वंचित और जिनका सालों से शोषण किया जा रहा था तथा कथित मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा, उनको संरक्षण देने वाला बिल साबित होगा। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जैसे ही ये बिल दोनों सदनों से पास हुआ, तमाम मुस्लिम संगठन जो वक्फ बोर्ड से परेशान चल रहे थे, उन्होंने न केवल हर्ष जताया बल्कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार भी व्यक्त किया। ठीक उसी तरह जिस प्रकार ट्रिपल तलाक का बिल जब पास हुआ था और कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने की कोशिश करी थी, जिसमें हमारी मुस्लिम माँ बहन बेटियों का सालों साल ट्रिपल तलाक के नाम पर शोषण किया, उससे जब उनका संरक्षण हुआ तो माँ बहन बेटियों ने उसी प्रकार माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त किया था। ठीक उसी प्रकार कल का बिल पारित होने के बाद भी आभार व्यक्त किया गया है। और वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का उद्देश्य क्या है सृष्टि जी? आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक कुछ बिंदु रखना चाहूंगा जी, जिसका उद्देश्य है पारदर्शिता। पहला उद्देश्य है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर न केवल अंकुश लगेगा, वहीं दूसरी तरफ 200 करोड़ की जो वर्तमान वक्फ बोर्ड से सालाना आय थी वो बढ़कर 12,000 करोड़ तक पहुंचेगी। और जब इतनी आय होगी तो निश्चित रूप से मुस्लिम वर्ग के लिए नए अस्पताल बनाए जाएंगे, अनाथालय होगा, यतीम बच्चों के लिए पोषण विकास केंद्र खोले जाएंगे। और जो मुस्लिम वर्ग का पिछड़ा वर्ग है, पसमानदा और आखा खानी जैसे जो निम्न तबके के लोग हैं, उनका उत्थान निश्चित रूप से होने वाला है। दूसरा उद्देश्य डिजिटलीकरण, जिसके माध्यम से वक्फ की सभी संपत्तियों का 6 माह में उनको ऑनलाइन किया जाएगा और उनकी लिस्टिंग की जाएगी जी। योगेश जी, सरकारी जमीन जी वो अवैध कब्जे से मुक्त होगी जी। और तीसरा उद्देश्य ऑडिट, योगेश जी द्वारा कब्जे की जमीनों का निराकरण होगा जी। योगेश जी, मेरा सवाल है, देखिए आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को लाभ होगा और मुस्लिम समाज इस फैसले से काफी खुश है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिम समाज में इसको लेकर आक्रोश है, तो ये कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, 20-80 का गेम खेलते हैं ये लोग। और किस मुस्लिम वर्ग के लोगों ने विरोध प्रकट किया जरा देखें। और सड़कों पर तो मोदी जी के समर्थन का जुलूस निकला है, चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, सभी जगह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल आभार व्यक्त किया गया है बल्कि केंद्र सरकार के निर्णय की भूरी प्रशंसा की गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी सदा ही गुमराह करने वाली राजनीति करती है। उन्होंने मुस्लिम समाज को भड़काया कि मस्जिदों पर शिकंजा कसेगा, कब्रिस्तान कब्जों में दिए जाएंगे। इस प्रकार का कोई उद्देश्य केंद्रीय सरकार का है ही नहीं। कल माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य में इन सारी
भ्रमों का निराकरण ही नहीं किया, बल्कि आश्वस्त किया मुस्लिम समाज को कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके हितों का पूर्ण संरक्षण किया जाएगा। तो ठीक है। कांग्रेस पार्टी आज भी अपने कुकर्मों से अगर बाहर जाती है और देखा जाए तो ये कुकर्म कांग्रेस पार्टी के ही तो है, जिनका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार उठा रही। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के कुकर्म आप बता रहे तो कांग्रेस पार्टी से ही जवाब ले लेते हैं। अंबिका जी क्या कहेंगे इस पर? इस बिल में आपकी पार्टी तो फेवर में नहीं दिख रही है, हालांकि योगेश जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज खुश है, मोदी जी के नारे लगा रहा है, लेकिन आप लोग तो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। दृष्टि जी, यह जमहूरियत है, नफरत सनक और अकड़ से नहीं चलती। इसमें सबकी हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। संख्या बल की दम पर लोग लोकसभा में पास कराने में सफल हो गए इस बिल को, राज्यसभा में पास कराने में सफल हो गए, और निश्चित रूप से राष्ट्रपति भी अपनी अभिस्वीकृति इसको प्रदान कर देंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो एक बिल लाया गया नहीं, ये मुसलमानों के मनोबल को तोड़ने के लिए लाया गया और अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए लाया गया। इस बिल से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, किसी का भी लाभ होने वाला नहीं है। ये शुरुआत है। ये जो संपत्तियां हैं, वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां हैं, उनको ये अपने मित्र अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को सौंपना चाहते हैं। इस जंगल में एक प्रकार से आग लगी हुई है, जिसमें जो वृक्ष हैं, जो बरगद के वृक्ष हैं, जो हवा चलाते हैं, जिससे आग बहुत फैलती है, वो भी चलेंगे, और जिसके रगड़ से भाग के जो वृक्ष हैं, जिससे आग प्रज्वलित हो जाती है, वो भी चलेंगे, सब चलेंगे। धीरे धीरे ये बिल जैन समाज की परिसंपत्तियों के लिए आएगा, बौद्ध समाज की परिसंपत्तियों के लिए आएगा, गिरजाघरों के लिए, चर्च के लिए आएगा, और फिर हिंदुओं के लिए आएगा। और ये जो भी परिसंपत्तियां हैं, ये बांट दी जाएंगी अपने मित्र उद्योगपतियों में। देखिए, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो दान में दी हुई संपत्ति है। ये संपत्ति का उपयोग बेचारे गरीब जो मुस्लिम परिवार हैं, उनसे रोजी रोटी इनकी चलती थी, उन्हें रोजगार मिलता था। यहाँ पर ये हस्तक्षेप करके क्या तो करना चाहते हैं? ये निश्चित रूप से ये अनावश्यक इनका हस्तक्षेप है, और जो हमारा जो मौलिक अधिकार है नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का, उसका सीधा सीधा वायोलेंस है, उस पर हमला है। जो धार्मिक थोड़ी देर पहले आपने कहा सबकी सहभागिता होनी चाहिए, तो वक्फ बोर्ड का ये जो संशोधित बिल है, इसमें सबकी सहभागिता ही तो ली है, यानी इससे मुस्लिम धर्म के लोग भी रहेंगे, दूसरे धर्म के लोग भी रहेंगे। इतना बड़ा ये कदम उठाने वाले थे, इतना बड़ा फैसला करने वाले थे, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले थे, तो इनको एक राष्ट्रव्यापी बहस करवाना चाहिए थी कि यह जरूरी है क्या। अब ये मस्जिदों में क्या इमामों की भी नियुक्ति करेंगे क्या? अभी बता रहे थे कि 200 करोड़ रुपए का लाभ होता है, अब इससे 1200 करोड़ 1000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। इसका मतलब आपका धीरे धीरे हस्तक्षेप पड़ेगा। आप तय करेंगे कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं, वो उनका उपयोग कैसे किया जाए। सरकार का सीधा सीधा हस्तक्षेप पड़ेगा। आपकी नीयत खराब है। निश्चित रूप से आप हर प्रकार से उद्योगपतियों को लाभान्वित करने जा रहे हो, और आपके अंदर एक समझ चल रही है कि कैसे भी हम मुस्लिमों को टारगेट करें। आपका एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप उसी नारे के खिलाफ जा रहे हो। आप एक बहुत बड़े वर्ग का विश्वास का हनन कर रहे हो। आप कैसे बेवकूफ बना रहे हो इस पब्लिक को? आप बना नहीं सकते। आप निश्चित रूप से बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, और इसकी सजा निश्चित रूप से आपको मिलेगी। और एक जो बिल जो पास होगा नहीं, अभी राष्ट्रपति से अभिस्वीकृति के बाद आएगा, इसको चैलेंज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे इसको। ठीक है, खिलावन जी आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तरफ ये बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी अब पास हो गया है, जल्द ही ये कानून अब बन सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे हैं अंबिका जी, यानी कह रहे हैं कि इसके कहीं बहुत सारे नुकसान उन्होंने गिनाए हैं और तमाम आरोप भी लगाए हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम तो किसी को रोकती नहीं, कहीं किसी भी कोर्ट में जाके उसको, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहां जाके उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये जो केंद्र सरकार का कृषि बिल है, इसके लिए इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और चैलेंज करने के बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। उनमें से सबसे बड़ा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे लगता है कि देखिए, पूरे भारत में दस्तावेजीकरण को लेकर के भारत जैसे कमजोर देश कुछ कोई भी नहीं है।
आज जो वक्त को दान की गई संपत्ति, मान लो 200 साल या 300 साल पहले कोई व्यक्ति ने वक्त कर दी अपनी प्रॉपर्टी, तो उसका कोई दस्तावेज वक्त के पास नहीं है, सिर्फ ये कह दिया जाता है कि ये दान की जमीन थी, ये वक्त की जमीन हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, चाहे वो वक्त आज सरकार भले उसमें संशोधन नियम ला के उसमें बहुत सारे परिवर्तन करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो वक्फ कमेटी है या वक्फ बोर्ड है पूरी तरह से राज्य सरकार के नियंत्रण में होती थी जी। जैसे मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड है तो राज्य सरकार उसकी नियंत्रित करती थी, उसमें सदस्यों की नियुक्ति, उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति, 3 सदस्यों की ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल बनाने के समय सभी ट्रिब्यूनल के सदस्य राज्य सरकार के सहमति से आते थे, राज्य सरकार के अनुशंसा से आते थे। तो मुझे लगता है सब कुछ तो पहले से गवर्नमेंट के नियंत्रण में था, या अब अलग से बनाने की जरूरत क्या होती। जैसे अभी सरदार पटेल जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के मध्य प्रदेश के, तो वो भाजपा से अनुशंसा से आए हैं, उसको सरकार ने नियुक्त किया है। मुझे लगता है यदि वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ वक्फ की प्रॉपर्टी को किसी ने कब्जा में कर लिया है, कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है लगातार, तो उसको रोकने का अधिकार पूरी तरह से वक्फ के अध्यक्ष और सरकार के पास है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा अमूलचूल परिवर्तन की बात नहीं होगी, क्योंकि पहले भी अभी भी जो ट्रिब्यूनल जो लंबित है मामले, लगभग लोग मुझे लगता है कि 35-36% वक्त की संपत्ति के मामले ट्रिब्यूनल में लंबित है, और जो विवादित होता है उसको ट्रिब्यूनल में लगातार लंबित रहता है वो, और ट्रिब्यूनल के कोई निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं हो तो आज भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का उसको अधिकार है, व्यक्तिगत रूप से जो ट्रिब्यूनल में अपना वाद प्रस्तुत किए हैं वो। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अमूलचूल परिवर्तन की संभावना नहीं, लेकिन हाँ भाजपा के मित्र लगातार कह रहे हैं कि इसमें गरीबों को लाभ होगा, इसमें महिलाओं को लाभ होगा। तो मुझे लगता है आज भी जो चैरिटी के काम थोड़े बहुत किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं किए जा रहे, जितनी प्रॉपर्टी तो वक्फ बोर्ड की, मुझे लगता है जितनी प्रॉपर्टी है, जितना आय होती है उस मामले में, उस पैमाने में जो चैरिटी के काम किए जाते हैं तो बहुत बेहतर होता। लेकिन हाँ, हम लोग जो लंबे समय से देख रहे हैं वक्फ के कार्यप्रणाली को, तो बहुत ज्यादा चैरिटी नहीं कर पाती वो उसका। लेकिन हाँ, आज भी कुछ महिलाओं को, कुछ बच्चों को और कुछ उनके संस्थाएं चल रही है जिसमें कुछ न कुछ काम हो रहा है, लेकिन व्यापक पैमाने पे होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है संशोधन बिल आने के बाद इसको गति मिलेगी, लेकिन हाँ संख्या बल के आधार पर भले ही लोकसभा और राज्यसभा में पास कर लिया गया हो। और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, राजनीतिक दृष्टि से जो मुझे महत्वपूर्ण बात मिली या महत्वपूर्ण मुद्दा मिला वो ये है कि इस बिल को लेकर के मतदान में आपने देखा होगा कोई भी अधिनियम के लिए मतदान होता है तो सारे के सारे और अधिक संख्या में जो है दोनों दल जो है अपने लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते। लेकिन मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष, चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, उसने अपने सारे सदस्यों को एकत्रित करके इस पर मतदान करवाया। या तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के एक बहुत बड़ा मत भिन्नता जो है देश में है। और जिस तरह से यूपीए ने, एनडीए ने इसका या भाजपा सरकार के समर्थक दलों ने जिस तरह से इसका समर्थन किया और बिल को पास करवाया, उतने ही पैमाने में उसी ताकत के साथ जिस तरह से विपक्ष खड़ी थी या इंडिया गठबंधन खड़ी थी, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन इसमें देखने को मिला। इंडिया गठबंधन को तो ये भी उम्मीद थी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसका विरोध करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आने वाले राजनीतिक परिवर्तन को मैं देख रहा हूँ। राजनीतिक परिवर्तन से ये है कि भाजपा को भले लाभ न हो इस बिल को लाने से, लेकिन मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसके अधिकांश दल इस बिल का विरोध करके एक राजनीतिक सिनेरियो बनाने का प्रयास किए हैं, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसको लाभ होगा। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का जहां तक सवाल है, नीतीश की पार्टी के बारे में तो अभी से खबरें मिलने लगी है कि लोग जो इस्तीफा देके जा रहे हैं, जो मुस्लिम लीडर्स थे उनके,
और मुस्लिम लीडर। इसमें दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी खिलावन जी, ये तमाम आपने जो क्राइटेरिया बताया खिलावन जी कर पाते थे वो छोड़ के जा रहे हैं। लगभग यही हाल आंध्र प्रदेश का भी है। चंद्रबाबू नायडू के जो मुस्लिम नेता है, उनके समर्थक मुस्लिम नेता है, उनके मन में भी घोर निराशा है और वो भी तो छोड़ के जाने लगे हैं धीरे धीरे। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा घाटा यदि हुआ है तो नीतीश बाबू को और चंद्रबाबू नायडू बाबू को हुआ है। तो कुल मिला के मुझे ये कहना है कि ये देखिए, ये सिनेरियो जो बनाया गया, पूरा प्रपंच किया गया, आज वक्त के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, निष्ठीकरण नहीं है, सूचीबद्ध नहीं है पूरी चीजें। जैसे कि मैंने कहा कि भारत देश सबसे कमजोर है सूचीकरण में, सबसे ज्यादा। खिलावन जी थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव भी है। पास मूल दस्तावेज होता, बेहतर आंकड़े होते तो मुझे लगता है कि सरकार बेहतर तरीके से इसको और बाद में कर सकती थी। उस अध्ययन करने के बाद, कुछ आंकड़े आने के बाद, कुछ तथ्यात्मक स्थिति आने के बाद करती तो मुझे लगता है बेहतर बन पाता है। जी योगेश जी, आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए तमाम चीजें जो खिलावन जी ने बताई उन पर तो आप दे ही दीजिए जवाब, लेकिन दो चीजों पर मैं विशेष तरह से आपका फोकस चाहूंगी। देखिए, एक तो जिस तरह से अंबिका जी ने कहा कि यह जमीन सरकार अपने अंदर लाना चाहती है और उसके बाद बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है, इस पर एक छोटा सा कमेंट दीजिएगा। दूसरी चीज, एक और चीज देखिए, आर्टिकल 370 हो, सीए हो, 3 तलाक हो, राम मंदिर हो और अब चाहे वक्फ अमेंडमेंट हो, इन सभी अगर हम चीजों को देखें, बड़े बड़े फैसले जो मोदी सरकार ने लिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं, उस पर हमेशा विपक्ष ने सवाल उठाया। तो क्या ये सच में इनका विरोध करना चाहते हैं या फिर विपक्ष में है इसीलिए हमेशा उल्टी राह पे ही चलते हैं? देखिए दृष्टि जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हालत है भारत में कि भारत में रहने वाले लोग भारत की आलोचना करते तो यकीनन दिल दुखता है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार खिलावन जी ने कि भारत सबसे पिछड़ा हुआ है निश्चितीकरण में, दस्तावेजीकरण में, है ना। तो उनके इस वक्त मैं इसलिए निंदा करना चाहूंगा कि 55-60 सालों से कांग्रेस की। अंबिका जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी अंबिका जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। योगेश जी से हमारा ठीक तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो मैं सवाल नहीं कर पा रही हूँ। आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कई नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस के जो बड़े मुसलमान नेता हैं उनको इससे आपत्ति है और जो अमीर मुस्लिम है उनको इससे आपत्ति है। हालांकि अगर जो गरीब मुसलमान है और जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान, अगर हम धर्म को देखें तो वहां उन लोगों को इससे परेशानी नहीं है, उन लोगों में खुशी की लहर है इस अमेंडमेंट के बाद। देखिए सरस्वती जी, ये जो भी बिल आया है राष्ट्रीय सहमति के आधार पर नहीं आया है, संख्या बल के आधार पर आया है और निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं 1947 की उस घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जब अब्दुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मुसलमानों से कहा था, जब वो पाकिस्तान जा रहे थे, कि कहाँ आप जा रहे हो इस समय, अपने देश को छोड़कर कहाँ जा रहे हो। उस समय जो जिनके सर पर जो पोटलियां थी उन सब लोगों ने उतार के रख दी थी। इतना भावनात्मक वो उस समय माहौल बना हुआ था। वो क्षण याद करिए कि ऐसे लोग जिनकी इस देश के साथ कुर्बानी जुड़ी हुई है, इस देश के साथ सादत जुड़ी है, सेवाएं जुड़ी है, एपीजे अब्दुल कलाम जिसने इस देश को परमाणु शक्ति बना दिया है, उसकी समाज के लोगों को इतना नीचा दिखाने की आप लोग कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत थी इस बिल को लाने की? और बहुत अब्दुल हमीद की आत्मा क्या कहती होगी जिसने टैंकों के गोले अपने सीना पर खाए हैं और परमवीर चक्र प्राप्त किया है। ऐसे महान राष्ट्रभक्त हुए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की मित्रता को क्यों आप चोट पहुंचाना चाहते हो? गंगा जमुनी संस्कृति को क्यों आहत करना चाहते हो? निश्चित रूप से आपकी नियत में खोट है। जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको उनका ध्यान रखना चाहिए। पर इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आएगा अंबिका जी, जिस तरह से भी खिलावन जी बात कर रहे थे, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। देखिए, जो प्रॉपर दस्तावेज, एक प्रॉपर प्रोसेस होनी चाहिए ना। अगर अब वक्फ बोर्ड जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई जमीन को अपने अंदर रखता है तो क्या दिक्कत है? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं नहीं दिख पा रहे थे, इसलिए तो सरकार को फैसला लेना पड़ा।
एक किसी समाज का मनोबल तोड़ने के लिए, उसमें भय का माहौल पैदा करने के लिए आवश्यकता क्या है इस सरकार को? पर वक्त के पास जो जमीन में जो इजाफा हुआ है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर पुराने समय से अब तक देखा जाए तो इतनी ज्यादा जमीन वक्फ के अंदर आ गई, इसीलिए सवाल खड़े हुए। देखिए सरस्वती जी रात को 3:30 बजे इस बिल को पास कर रहे थे। अमेरिका 24% टैरिफ इन पर बढ़ा रहा था। इनको अपने अंतर्राष्ट्रीय साख पर ध्यान देना चाहिए। इनको तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। मेरा इनसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि ज्यादा नफरत का जहर मत फैलने दो इस देश में। आप मोहब्बत के माहौल से नफरत के जहर को खत्म करिए। आपका देश है, सबका देश है, इस देश की सार्वभौमिकता बचाइए। ठीक है। जो अभी मैंने योगेश जी से सवाल किया तो उस पर एक कमेंट आप भी दे दीजिए कि जो तमाम, अगर हम बात करें सीए की बात करें, 3 तलाक हो और राम मंदिर हो, ये तमाम जो मुद्दे रहे हैं इन पर विपक्ष ने हमेशा सवाल ही खड़े किए हैं। ऐसा क्यों? क्या विपक्ष है इसीलिए या फिर सच में कुछ राजनीतिक मंशा है या क्या कुछ है? नहीं, राजनीतिक मंशा नहीं है। अब आपने जैसे राम जन्मभूमि की जमीन जो बेची है, आपने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच दी। अब उसमें ही आपने लाकर सौदा कर लिया। ये जो तमाम विसंगतियां देखने को मिली उन पर प्रश्न चिन्ह किए। राम तो सबके हैं, सबकी रगों में है, सबकी रोम रोम में राम है, सबके आस्था के केंद्र बिंदु राम है। ठीक है। 3 तलाक लोगों को 3 तलाक से क्या, 3 तलाक का जब कानून आया था उस पर भी आपने सवाल खड़े किए थे? नहीं, 3 तलाक पर हम तो साइलेंट रहे, हमने कुछ भी उस पर सवाल खड़े नहीं किए थे। सीए पे किए आपने, 3 तलाक पे किए। हाँ, तो उन पर हमारा कहना ये था, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का कहना ये था, इसमें राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय बहस करते आप, राष्ट्र का मन देखते, इसके बाद एक कानून पारित करते, उसमें क्या बात है? आज भी कश्मीर वाली बात है तो वहाँ पर शांति का माहौल कहाँ है? कहाँ शांति आप स्थापित कर पा रहे हो? ठीक है, यानी आप इस बिल से संतुष्ट नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, सीधी बात यह है। निश्चित रूप से। बिल्कुल ठीक है। फिलहाल इस चर्चा को ही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। योगेश जी आपको बहुत धन्यवाद, खिलावत जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल वक्फ अमेंडमेंट की अगर बात करें तो लोकसभा के बाद अभी राज्यसभा में भी पास हो चुका है। सियासी बयानबाजी तो इसको लेकर लगातार जारी है। विपक्ष इसको लेकर अभी भी कह रहा है कि ये गलत है और तमाम तरह के सवाल उठ रहा है, लेकिन अभी ये राज्यसभा से बिल पास हो चुका है और अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा बिल साइन होने के लिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हम लेकर जाएंगे और इस बिल को सरकार को खारिज करना पड़ेगा। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।